नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम SY BA इस कक्षा की सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखित देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता, इस कविता का अध्ययन हमें करना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर सन 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। शिक्षा दीक्षा बस्ती, वाराणसी और इलाहाबाद में हुई। सक्सेना जी के साहित्यिक व्यक्तित्व का निर्माण इलाहाबाद के साहित्यिक परिवेश में हुआ था। परिमल संस्था और उनके सहयोगियों के संपर्क में वे लोहिया और उसकी समाजवादी विचारधारा से वो प्रभावित थे। तीसरा शतक के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी नई कविता के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। दिनमान पत्रिका से ही उनका गहन संबंध था और उनमें चर्चे और चरखे उनका अत्यंत लोकप्रिय स्तंभ था। उनकी काव्य कृतियों में काठ की घंटियाँ, बांस के फूल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग, कोई मेरे साथ चले, पागल कुत्तों का मसीहा, उनके चर्चित उपन्यास आप लोगों को दिखाई देते हैं। उनके काव्य संग्रह भी उस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके चर्चित उपन्यासों में कच्ची सड़कें, अंधेरे पर अंधेरा, ये उनके चर्चित उपन्यास है। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का बहुत लोकप्रिय नाटक रहा है। नई कविता की विकास यात्रा को सक्सेना जी ने की अमिट छाप दिखाई देती है। उनकी कविताएं समकालीन सामाजिक एवं राजनीतिक यथार्थ से ओतप्रोत है। देश की विसंगतियां और आम आदमी की स्थिति, यह उनकी कविता का केंद्रीय विषय है तथा उनकी आत्मीयता के विषय के समय का सत्य कथन, यह कवि का कर्म उनकी कविता में हमें दिखाई देता है। उस दृष्टि से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपने भारत के वंचित, उपेक्षित साधारण जन की पीड़ा और संघर्ष को वाणी देने का प्रयास स्वतंत्र भारत के इतिहास से किया है। सार्थक नवीन बिंब प्रयोग, हल्का फुल्का व्यंग्य और विसंगतियाँ एवं विडंबनों का निस्संग उद्घाटन उनकी शिल्पगत विशेषता है। वर्तमान युग में जिन कवियों ने अपनी यह प्रासंगिकता बनाई रखी है, उसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। और उस दृष्टि से आज हमें देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता, उनकी ये जो कविता है, उस कविता का अध्ययन हमें करना है। कारण यह देश, ये जीवित लोगों का देश है और ये जीवित लोगों का देश होने के कारण उसे जैसे अपने घर परिवार के बारे में, अपने लोगों के बारे में जैसे हमदर्दी होती है, वैसे ही हमदर्दी, आत्मीयता, प्रेम भाव, संवेदना अपने देश के प्रति होनी चाहिए। और उस दृष्टि से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखित यह कविता अत्यंत प्रासंगिक है। अतः एक संवेदना उनकी इस कविताओं के द्वारा उद्धृत होती हुई दिखाई देती है तथा प्रश्नार्थक विचारों के दृष्टि से उन्होंने अपने देश के प्रति एक संवेदनाओं की जो भावना है, अपनेपन की जो भावना है, आत्मीयता की भावना है तथा प्रेम भाव की जो भावना है, वह उद्धृत करने का प्रयास उन्होंने अपनी इस कविता के द्वारा किया है। देश कागज पर बड़ा नक्शा नहीं होता। इस कविता में कवि कहते हैं, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो, तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? तो कभी भी नहीं। अर्थात हमारे देश में
कोई दंगे फसाद हो रहे हैं, हमारा देश अगर सुलग रहा है, जैसे हमारे कमरे में, हमारे घर के किसी कमरे में आग लगी है और चैन के साथ हम लोग नहीं सो सकते, उसी तरह से अगर हमारे देश का कोई कोना दहक रहा है, सुलग रहा है, तो हम लोगों ने चैन से कभी सोना नहीं चाहिए। उसके प्रति हमारी जो संवेदना है, उन संवेदनाओं को उद्धृत करना चाहिए। और इसीलिए कवि ने प्रश्न किया है, यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? अर्थात नहीं, हम कभी नहीं सो सकते। कवि कहते हैं, यदि तुम्हारे घर के कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? कवि कहते हैं कि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही है तो दूसरे कमरे में बैठकर तुम ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हो? तो कतई नहीं, कभी नहीं। उसी तरह से हमारे देश में दंगे फसाद हो रहे हैं, हमारे देश में लोग मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, लोगों पर आक्रमण हो रहा है, और ऐसी अवस्था में हमारा देश के लोग मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और ऐसे अवस्था में हमारे घर के कमरे में जैसे लाशें सड़ रही है और दूसरे कमरे में बैठकर हम कभी प्रार्थना नहीं कर सकते, उसी तरह से हमारे देश के किसी कोने में अगर किसी की लाशें सड़ रही है, कोई मर मिट रहा है या किसी का खून बह रहा है, तो हम लोग दूसरे कमरे में बैठकर ईश्वर के सामने प्रार्थना नहीं कर सकते। कवि कहते हैं, यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। कवि कहते हैं कि यदि तुम्हारे घर के कमरे में आग लगी हो और दूसरे कमरे में तुम सो नहीं सकते, तथा तुम्हारे कमरे में, घर के कमरे में, एक कमरे में लाशें सड़ रही है और दूसरे कमरे में बैठकर जैसे तुम ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते, अगर तुम कर सकते हो तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, कारण तुम संवेदन शून्य हो, तुम्हें कोई भावनाएं नहीं है, तुम्हारी भावनाएं मर गई है, और इसीलिए मुझे तुमसे कुछ कहना नहीं है। जो मुर्दे हैं, मरे हुए हैं, संवेदन शून्य है, ऐसे लोगों से मुझे कुछ कहना नहीं है, कारण कहने से कोई मतलब ही नहीं है। कवि आगे कहते हैं, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। देश कागज पर बना केवल नक्शा नहीं है, वो जीवित लोगों का देश है, संवेदनशील लोगों का देश है। कवि कहते हैं, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह से साबुत बने रहे, और नदियाँ, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपने अपने जगह दिखे, अनमने रहे। कवि कहते हैं कि देश कागज पर बना नक्शा नहीं है, जैसा वह एक जगह अगर फट गया तो बाकी हिस्से उसके जैसे साबुत दिखाई देते हैं। नदियाँ नदियों की जगह है, पर्वत पर्वत की जगह है, शहर शहर की जगह है, गांव शहर की जगह है, और आप लोग वैसे ही अनमने बैठे रहे, मतलब बिना मन से किसी प्रकार का विचार न करते हुए आप लोग केवल उसकी ओर देखते रहे। इसलिए कवि कहते हैं, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह से साबुत बने रहे, और नदियाँ, पर्वत, शहर, गांव वैसे अपने अपने जगह दिखे, अनमने रहे। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अगर यह चेतावनी तुम समझ नहीं सकते कि अपना देश का एक हिस्सा फट गया है और बाकी हिस्से अपने जगह, अपना घर, अपना परिवार, अपने लोग अगर सुरक्षित है, अगर तुम ऐसा मानते हो, अर्थात देश की वेदनाओं को, समस्याओं को अगर तुम अपनी समस्या मानते नहीं, तो मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, कारण तुम संवेदन शून्य हो, तुम्हारे मन में कोई संवेदना नहीं है, और संवेदन शून्य लोग मरे हुए लोगों के समान होते हैं। और इसीलिए कवि कहते हैं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। कवि कहते हैं, इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी है इंसान की जान, उसके सामने कुछ भी नहीं है। मनुष्य का जीवन अमूल्य है, उसका मूल्य किसी रुपयों में, पैसों में कभी नहीं हो सकता। और इसीलिए कवि कहते हैं, इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर।
विश्वर भी मनुष्य के जान से बड़ा नहीं है, कारण विश्वर का निर्माण ही मनुष्य ने किया है। हम मानते हैं इसीलिए वह है। विश्वर हमारे लिए है, हमने उसका निर्माण किया है, और इसीलिए किसी भी प्रकार का विश्वर किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी पंथ का, किसी संप्रदाय का, वो मनुष्य की जान से बड़ा नहीं है। इसीलिए मनुष्य के जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न विश्वर, न ज्ञान, न किसी प्रकार की विचारधारा, न किसी प्रकार का ज्ञान, वो किसी भी मार्ग का स्रोत हो, वह आदमी की जान से बड़ा नहीं है। न चुनाव। आप लोगों को पता है कि चुनाव के समय अनेक प्रकार के षड्यंत्रों को अपनाया जाता है, कुटिल नीतियों को अपनाया जाता है। उनकी राजनीति शब्द है, लेकिन नीति में राज दिखाई देता है, और इसलिए अनेक लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है उन षड्यंत्रों के कारण। परंतु वह चुनाव भी आदमी की जान से बड़ा नहीं है। इसीलिए कवि कहते हैं कि आदमी की जान से बड़ा न कोई विश्वर है, न कोई ज्ञान है, न कोई चुनाव है। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है। कागज पर जिन संपत्ति का विवरण दिया गया है, वह विवरण, संपत्ति का विवरण, वो फाड़ा जा सकता है सहज रूप में, और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। वह संपत्ति जो है, संपत्ति का जो कागजात है, इस जमीन के 7 परतों के भीतर गाड़ा जा सकता है, कारण किसी भी प्रकार की संपत्ति की तुलना ये मनुष्य के साथ कभी नहीं हो सकती। मनुष्य अनमोल है, अमूल्य है, उसकी तुलना किसी की भी संपत्ति के साथ नहीं हो सकती। और इसीलिए कवि कहते हैं कागज पर लिखी कोई भी इबारत मतलब संपत्ति फाड़ी जा सकती है, और जमीन के 7 परतों के भीतर वह गाड़ी जा सकती है, कारण आदमी की जान से बड़ी कोई भी संपत्ति नहीं है। कवि कहते हैं जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक वह अंधा है। कवि कहते हैं कि जो विचारधारा वह तानाशाही प्रवृत्ति की है, और तानाशाही प्रवृत्ति के कारण लाशों को टेक कर जो विचारधारा खड़ी होती है वह अंधा है। जो शासन चल रहा बंदूक की नली से हत्यारों का धंधा है। कवि कहते हैं कि जो शासन तानाशाही प्रवृत्ति पर चलता है, लोकतंत्र को वह स्वीकार नहीं करता है, लोगों की भावनाओं का आदर नहीं करता है, वह शासन जो बंदूक की नली से चलता है, गोलियों के बौछार से चलता है, वह हत्यारों का धंधा है, वह शासन हत्यारा है। कवि कहते हैं यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। कवि यह कहते हैं कि जो विचारधारा तानाशाही प्रवृत्ति के आधार पर खड़ी होती है और लोगों की लाशें बहाकर तानाशाही प्रवृत्ति के द्वारा तुम जो शासन चलाते हो वह सभी झूठ है। अगर यह तुम मानने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे तुम्हें एक क्षण भी सहना नहीं है, कारण तुम मानवता को स्वीकार नहीं करते, मानवीयता धर्म को स्वीकार नहीं करते, और इसीलिए मुझे तुम्हें सहना नहीं है। कवि कहते हैं याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का पतन होता है। हमारे देश के एक कोने में अगर किसी बच्चे की हत्या हुई तो वह हत्या उस बच्चे तक सीमित नहीं है, वह हमारे राष्ट्र की हत्या होती है। एक औरत की मौत, अगर एक औरत की मौत हो गई तो वह औरत की मौत यह हमारे देश की मौत होती है, या हमारे देश की पतनशीलता का वह चिन्ह होता है। एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन, तानाशाही प्रवृत्तियों के कारण अगर गोलियों से किसी मनुष्य की हत्या की गई तो वह हत्या उस बच्चे तक सीमित नहीं है, उस औरत तक सीमित नहीं है, उस आदमी तक सीमित नहीं है, तो वह हत्या हमारी देश की हत्या है, और उनकी हत्या यह हमारे संपूर्ण राष्ट्र की पतनशीलता का पदचिन्ह होता है। इसीलिए संपूर्ण राष्ट्र का वह पतन होता है। कवि कहते हैं ऐसा खून बहाकर धरती में जज्ब नहीं होता, इस तरह से खून बहाकर रक्तपात कर कर समाज का कल्याण नहीं होता। धर्म कौन सा भी हो, सभी धर्मों का इंसानी संदेश एक ही होता है। धर्म कौन सा भी हो,
वो रक्तपात करने की सीख कभी नहीं देता। इसीलिए कवि कहते ऐसा खून बहाकर धरती में कभी जज्ब नहीं होता। आकाश में फहराते झंडों को काला करते जो हमारा जो ध्वज है, जो आकाश में फहरा रहा है, वह राष्ट्रध्वज हमारी अस्मिता का प्रतिबिंब होता है। उस प्रतिबिंब को अर्थात उस स्वतंत्रता को हम काला करते हैं, बदनाम करते हैं। जिस धरती पर फौजी बुटों की निशान हो और उन पर लाशें गिर रही हो, जैसे हमारे फौजी सीमा पर दिन रात रहकर अपने देश की रक्षा करते हैं, अपने सीनों पर गोलियों की बौछार झेलते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं। इसीलिए कवि कहते जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो, जिस सेनानियों के निशान इस धरती पर है और उन पर भी लाशें गिर रही है, इन फौजियों के बावजूद, इन रक्षकों के बावजूद अगर हमारे देश में अगर इन लोगों की हत्याएं होती है, सामान्य लोग अगर मारे जाते हैं, तो वह हमारे लिए एक प्रकार का कलंक ही है। कवि कहते हैं वह धरती तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। अगर हमारे देश में खून खराबा होता है, बच्चों की मौत हो रही है, औरतों की मौत हो रही है, सामान्य लोगों का जीवन इस आतंक से डावाडोल हो जाता है, खून खराबा होता है, तो कवि कहते वह धरती तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। मतलब हमारे देश में किसी तरह का अन्याय और अत्याचार होते हुए देखकर अगर तुम चुपचाप सहते हो तो तुम बंजर हो गए हो, मतलब बांझ हो गए हो, जिससे कुछ निर्माण नहीं हो सकता। तो समझ लीजिए तुम बांझ हो कि जिनका खून उबलता नहीं, जिनका खून दौड़ता नहीं अपने देश का किसी प्रकार का अन्याय और अत्याचार देखकर, इसीलिए तुम बंजर हो गए हो, बांझ हो गए हो। कवि चेतावनी देते हैं तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का भी अधिकार नहीं है। अगर इस देश के खिलाफ अगर तुम्हें कोई आत्मसम्मान नहीं है, इस देश पर होते हुए खून खराबे को देखकर अगर तुम्हारा खून उबलता नहीं, तो तुम्हें इस धरती पर सांस लेने तक का भी अधिकार नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। इस संसार में तुम बोझ मात्र हो, तुम्हारा इस संसार पर कुछ भी काम नहीं है, तुम निरर्थक हो, बोझ हो। इसीलिए कवि कहते हैं वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का अधिकार नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। कवि कहते आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ। कवि कहते एक बात, आखिरी बात अत्यंत स्पष्टता से कहता हूँ, निर्भीकता से कहता हूँ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ। कोई भी हत्यारा हो, किसी का भी हत्यारा हो, बच्चे का हो, औरत का हो, देश का हो, निष्पाप मनुष्य का हो, किसी भी प्रकार का हत्यारा हो, चाहे वह तुम्हारा यार, जो हत्या करता है वह अगर तुम्हारा यार हो, तुम्हारा मित्र हो, धर्म का ठेकेदार या किसी धर्म का ठेकेदार हो, वह ठेकेदार अपने धर्म की जनता को दूसरों के खिलाफ वह लड़ाता है, ऐसा हत्यारा हो तो उस हत्यारा को कभी माफ मत करो। चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार, चाहे वो इस लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार क्यों न हो, ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। इसीलिए कवि कहते हैं जो हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र करता है, विद्रोह करता है, हत्या करता है, ऐसे हत्यारों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। अर्थात ये जो हत्यारे लोग होते हैं ये किसी जाति धर्म में जन्म नहीं लेते, उनकी कोई जाति नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता। अर्थात जिस धर्म में, जिस जाति में वो जन्म लेते हैं उसी को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कवि यही कहते हैं, संक्षेप में कवि को यह कहना है कि अपना जो देश होता है वह केवल कागज पर बना नक्शा नहीं होता, यह जीवित लोगों का देश है, संवेदनशील लोगों का देश है। यदि हमारे देश के खिलाफ कोई विद्रोह होता है, संकट आता है, अगर हमारे देश में
किसी निवासी की हत्या होती है तो उसके खिलाफ हम लोगों ने विद्रोह करना चाहिए। राष्ट्रद्रोही प्रवृत्ति के खिलाफ विद्रोह ही इस कविता का मुख्य प्रतिपाद्य है। धन्यवाद।